नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। आज खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल जी। नैनवाल जी, बहुत स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा सुशासन के 12 साल आप लोग देख रहे हैं, मोदी सरकार के आप 12 साल देख रहे हैं। किस तरह के ये 12 साल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इन 12 सालों के बारे में? सेवा सुशासन और विश्वास के 12 साल वास्तव में अगर देखा जाए तो एक युगांतकारी परिवर्तन इस बीच में हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के अधिकतम निर्वाचित प्रधानमंत्री के कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ा है, वास्तव में तो लगता है कि भारत की जनता ने यहाँ की सनातन संस्कृति को जिस प्रकार मान सम्मान दिलाया है, जिस प्रकार भारत ने आर्थिक प्रगति की है, जिस प्रकार भारत ने सैनिक क्षेत्र में प्रगति की है, जिस प्रकार शिक्षा चिकित्सा से लेकर के तमाम क्षेत्रों में अभूतपूर्व जो प्रगति की है, वास्तव में एक युगांतकारी और मैं तो कह रहा हूँ स्वर्णिम काल इस भारत के लिए और इस यहाँ की जनता के लिए है। किस तरह के कामों को आप देखते भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और कितना प्रेरित करते हैं वो आप लोगों को राजनीति के क्षेत्र में भी? नहीं, जिस प्रकार इससे पहले की जो राजनीति हुआ करती थी कि उसमें एक बार नेता चुन लिया गया तो फिर 5 साल में चुनाव से ठीक पहले वो क्षेत्र में आते थे और फिर जनता को लुभावने वादों के साथ, नारों के साथ वो जनता को फिर चुनाव के बीच में उन्हीं में से किसी को चुनना पड़ता है। लेकिन इस मिथक को आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल उसको उसको तोड़ दिया है। इस जो उनका मिथ्या एक प्रकार का जो विश्वास था कि अब केवल वही व्यक्ति राजनीति कर सकता है जो परफॉर्मेंस दे, जो जनता को रिजल्ट दे। तो चूँकि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है आदरणीय मोदी जी के रूप में, उन्होंने खुद 18-18 घंटे दिन में काम करके जो देश के हर क्षेत्र में देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया है, तो उससे प्रेरणा लेकर के अब हर विधायक हो, सांसद हो, या भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा पा करके जनता के बीच में जा करके जनसेवा को करके एक रिजल्ट दिखाने के लिए आतुर है। और इसी का परिणाम है कि हमारा भारत आज 5वीं अर्थव्यवस्था न सिर्फ बन गया है, बल्कि सैनिक क्षेत्र में और आपके चिकित्सा के क्षेत्र में और आपके विदेश नीति के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है और निरंतर भारत मजबूत और सशक्त हो रहा है। कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो आप लोगों को भी प्रेरित करती हैं, और ऐसे में क्योंकि गरीब का परिवार हो या फिर महिलाएं हो या फिर बुजुर्ग हो, उन क्षेत्रों में जो काम किए गए, किसानों के हित में जो काम किए गए, उनको किस तरह से आप देखते भी हैं, किस तरह से वो काम आपको प्रेरित करते हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जीवन का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो माननीय प्रधानमंत्री जी की नज़रों से अछूता रहा हो। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में, विशेषकर उत्तराखंड के क्षेत्र में तो मैं कहूँ कि वास्तव में बड़ा भावुक कर देने वाला उनका जो जज्बात हैं, उनके जो यहाँ के लिए जो उनका समर्पण है और यहाँ के लिए जो प्यार है यहाँ की जनता के लिए, वास्तव में वो भावुक कर देने वाला उनके हृदय में ऐसा ऐसा प्रेम है उस उत्तराखंड के लिए। अब बताइए कि जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो उस समय 10-10 8-8 10-10 किलोमीटर दूर से सिर में पानी लेकर के आते थे। हम लोग जब सड़कों के किनारे भी रहते थे तो बैरिंग गाड़ी लगा करके, हाथ ठेले लगा करके घर के लिए पीने के लिए पानी लाते थे, और वो भी सड़क की ये हाल थे जहाँ सड़क में घर हुआ करते थे। लेकिन मोदी जी ने हर घर नल और नल में जल की योजना, अविश्वसनीय योजना पहाड़ के दृष्टिकोण से, मतलब कौन कहता कि उस धार में बसा हुआ, उन गधेरों में बसे हुए विभिन्न घरों में अलग अलग ऊंचाई पर हैं, उनकी हाइट अलग अलग है, उनके घरों में उनको पानी देने का संकल्प कितना कठिन संकल्प है। वो तो बिल्कुल वास्तव में भगीरथ प्रयास है। उसको करके न सिर्फ किया है, मेरी विधानसभा में 200 करोड़ से भी ज़्यादा हर घर नल योजनाएं चल रही हैं, कुछ पूरी हो गई, कुछ पूरी होने की कगार पर हैं। तो वास्तव में एक अविस्मरणीय काम है। मैं तो कह रहा हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड की जनता के लिए है कि आज अपने घर में नल में पानी देख करके हमारी माताएँ, बहनें, नौजवान और बुजुर्ग बहुत प्रसन्न हैं। और मुझे याद है कि जब हमारी बहनें जो खेती बाड़ी का काम करती थी, जब मिर्च का टाइम आता था रुपाई करने के लिए, जो सब्जी और बीन लगाते थे, तो घड़ों से, गधेरे से पानी लाते थे, 2-2 3-3 4-4 किलोमीटर दूर से सिर में जब घड़े से पानी लाते थे, उनके सिर के बाल गिर जाते थे। 8-8 10-10 चक्कर उनको लगाना पड़ता था, बीमार हो जाती थी वो उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ता था। लेकिन आज हर घर में पानी उपलब्ध है, नलों में पानी आ रहा है। तो इसी प्रकार हम अगर कहें पेयजल के अलावा पीएमजीएसवाई की जो सड़कें हैं, मेरी विधानसभा में भी 39 सड़कें स्वीकृत हुई। भूतों न भविष्य के, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ।
उन्होंने मानकों को न सिर्फ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जहाँ जनसंख्या का पलायन हो रहा है उसके अनुरूप बनाए हैं, और यही नहीं बिल्कुल टाइम बाउंड जो कार्यक्रम दे करके सड़कें बहुत अच्छी 12 महीने चलने वाली सड़कों का जो निर्माण किया है, अभूतपूर्व निर्माण हुआ है। इसी प्रकार हमने बताओ किसान सम्मान निधि किस प्रकार खातों को, जनधन खातों को खोल करके उनमें किसान सम्मान निधि का 100% लाभ उनको मिल रहा है। पहले हमको याद है जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, जो पेंशन आती थी बुजुर्गों की, वो कहीं न कहीं बीच के जो उनको घर तक पहुंचाने में जो साधन लगते थे या जो माध्यम होते थे, उन माध्यम के माध्यम से उनमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हो जाता था और उनको पेंशन मिल नहीं पाती थी। सीधे जनधन अकाउंट के खाते से पैसा आना, आयुष्मान जैसी योजना, जब दुर्घटना हुआ करती थी पहले, हमारी सरकार आने से पहले, जब तो कोई दुर्घटना होती तो जो टैक्सी वाले अगर बुलाते थे कि भैया ये तड़फ रहा है बीमारी से और इसकी चोट लग गई है, ये दुर्घटना में घायल है, तो टैक्सी वाले कहते थे भैया किराया कौन देगा। तो पूर्व की सरकारों जिस प्रकार हमारी खंडूर जी की सरकार और निशंक जी की सरकार ने 108 लाई, उसके बाद आयुष्मान योजना से जब उनको अस्पताल में ले जाते हैं, उसमें अगर 5 लाख तक का जो इलाज हो रहा है, वास्तव में गरीब को जिंदा रहने का अधिकार भी मिल गया है। तो ऐसा जो अभूतपूर्व जो परिवर्तन किया है आदरणीय मोदी जी ने, वास्तव में युगांतकारी परिवर्तन है, और भारत जो 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का उनका संकल्प है, मुझे विश्वास है कि वो अवश्य पूरा होगा। व्यक्तिगत तौर पर क्या कुछ सीखते हैं आप नरेंद्र मोदी जी से? किस तरह से समन्वय बनाते हैं जनता के साथ भी? क्योंकि गुरु मंत्र तो दे करके जाते हैं वो आप लोगों को, जब भी आते हैं मुलाकात भी होती है आप लोगों की। नहीं, जो जनप्रतिनिधि का जो पहले का जो एक आहंग रहता था, जिस प्रकार मैं तो कह रहा हूँ कि वो जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में चुने जाने के बाद जो एक दीवार बन जाती थी, तो मोदी जी ने उस दीवार को समाप्त किया है, उस दूरी को समाप्त किया है। उन्होंने हमको सिखाया है कि हम जनता के नेता नहीं हैं बल्कि जनता के सेवक हैं। तो जो सेवा का भाव मन में आता है और लगता है कि हमको ईश्वर ने आदरणीय मोदी जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से और हमारे पुष्कर धामी जी के आशीर्वाद से हमको जो सेवा करने का मौका मिला है, हमें भरपूर देना चाहिए। क्योंकि जब हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे पुष्कर धामी जी 18-18 घंटे जब काम करते हैं, 18-18 घंटे जब जनता की सेवा के लिए अपनी जान हथेली पर रख के काम कर रहे हैं, तो हमको भी उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। उनसे हम ये सीखते हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उनसे प्रेरणा लेता है। अभी प्रवास के कार्यक्रम भी लगाए गए विधायकों के, सांसदों के, कि ताकि इन 12 सालों को गिनाया जा सके, बताया जा सके, पब्लिक तक पहुंचाया जा सके। किस तरह की रणनीतियां हैं आप लोगों की, और कब से आप भी प्रवास का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं? नहीं, चूँकि हमको प्रवास का कार्यक्रम लगातार हमारे क्षेत्र में चलता रहता है। मैं तो लगातार पिछले 4.5 सालों से लगातार क्षेत्र में प्रवास करता हूँ, और हमारे केंद्र की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं, हम इनको जनता के बीच में रखते रहते हैं। और हमारा चूँकि अब आज हमारी वर्चुअल मीटिंग भी है, अब जो एक संगठित प्रयास के तहत, पूरी टीम भावना के तहत ये कार्यक्रम पुनः आरंभ किया जा रहा है, और हमारा प्रथम चरण हमने पूरा कर लिया है। बहुत जल्दी हम पुनः इस कार्यक्रम को गांव-गांव में जा करके हमको इसके लिए जो उपलब्धियों की जो हमारी बुकलेट है वो भी प्राप्त हो गई है। बहुत जल्दी हम जनता में जा करके केंद्र के जो योजनाएं चालू हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, और जिन योजनाओं का लाभ हम ले सकते हैं लेकिन जनता को उनकी जानकारी नहीं है, तो उन योजनाओं को भी जनता के बीच में जा कर के बताएंगे, उनको समझाएंगे, उनके अगर जहाँ फॉर्म फिलअप करने हैं वो करेंगे, और तमाम जो आम जनता जो लाभार्थी है, वास्तविक लाभार्थी है, उस तक हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं पहुँचें, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। अच्छा, जिस तरह से उत्तराखंड में काम हुए, चाहे वो 4 धामों में हो या फिर सड़क कनेक्टिविटी में हो, रेल परियोजनाओं में हो, उनको आप लोग किस तरह से देखते हैं? अब क्या बेहतर कनेक्टिविटी उत्तराखंड से जुड़ गई है? क्योंकि तमाम लोग आते भी हैं, एक्सप्रेस वे बना दिए गए, ऑल वेदर रोड बना दी गई। उन सभी योजनाओं को आप किस तरह से देखते हैं और कितनी लाभकारी भी मानते हैं आप कि वो हैं? मैं तो कहता हूँ कि जो काम आज हुए हैं, वास्तव में ऐसा लगता है कि हम अगर आंखें बंद करें और 50 साल बाद किसी भारत में आ गए हों, ऐसा लगता है। आप कल्पना करिए, जब हम देहरादून से दिल्ली जाते थे तो 5-6 7 घंटे तक लग जाते थे, इतना जाम रहता था और गाड़ी का तेल फूकता था, और हमारे मतलब मैं तो कह रहा हूँ हमारे राजस्व की जो उसकी भी हानि होती थी। लेकिन वो 2.5 घंटे में पूरी योजना हो जा रही, पूरी यात्रा हो जा रही। मुझे कल मेरे मित्र का फ़ोन आया था, भाई साहब मैं गाज़ियाबाद से 2 घंटे में देहरादून पहुँच गया। तो ये कोई छोटी उपलब्धि है। इसी प्रकार हमारा आदि कैलाश, पूरा जो कुमाऊं का पिथौरागढ़ से लेकर के टनकपुर से लेकर के आपका अपना चाइना बॉर्डर तक, तिब्बत बॉर्डर तक, नेपाल बॉर्डर से होते हुए पूरे भारत के अंतिम छोर तक जाता है, नीति माणा गांव को जोड़ता है, आदि कैलाश को जोड़ता है। तो
उन उन सड़कों को हॉट मिक्स बना करके डबल लेन बना देना, कितना जो आज तक जो 75 सालों में नहीं हो पाया, आदरणीय मोदी जी ने वो अपने छोटे से कार्यकाल में कर दिया है। और वास्तव में आज पर्यटन का भी इतना जो 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 इतना बढ़ रहा है, जिस प्रकार यहाँ पर बाहर का पर्यटक भी आ रहा है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है अच्छी कनेक्टिविटी है। आप ये बताइए कि जब हमने इंटरमीडिएट किया, मैंने 88 में इंटरमीडिएट किया था, तब मैंने पहली बार जब मैं रामनगर से लखनऊ के लिए बैठा, तब मैंने रेल देखी, और आज हमारे कर्णिवरी आगते रेल पहुंचने वाली है। तो इन पहाड़ों में इतनी बड़ी बड़ी सुरंगें बना करके इतने इतने विषम परिस्थिति में जिस प्रकार उनसे आदरणीय प्रधानमंत्री से कंधा से कंधा मिलाकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है, वास्तव में एक बहुत ही, मैं तो कह रहा हूँ कि जो युगों में जो काम नहीं हुए हैं, वो काम इन छोटे से समय में भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। और विधायक जी, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी 4.5 साल से अधिक का कार्यकाल पूरा किया। जिस तरह से सबसे लंबे मुख्यमंत्री के तौर पर वो भी रहे, बीजेपी की अगर बात की जाए, बीजेपी के शासन की अगर बात की जाए, उसको किस रूप में देख रहे हैं? और क्या मानते हैं कि नेतृत्व जो है वो अच्छा मिल रहा है, कि क्या लग रहा है आपको? नहीं, जब आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जब कमान संभाली थी, तब ऐसा लग रहा था कि वो नाइट वॉचमैन की भूमिका न हो गई। लेकिन जिस प्रकार उन्होंने उन 4-5 महीनों में जो हाड़ तोड़ जो उन्होंने मेहनत की, जिस प्रकार बरसात के मौसम में, जिस प्रकार विषम परिस्थिति में एक एक दिन में कई कई हवाई यात्राएं करके, कई बहुत लंबी लंबी दूरियां तय करके एक एक शहर को जोड़ने का, एक एक घर में जाने का, एक एक गांव में जाने का संकल्प निर्धारित किया, और न सिर्फ निर्धारित किया बल्कि उसमें सफल भी हुए। और वास्तव में उसी का फल है कि आज भारतीय जनता पार्टी के वो सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री तो बनी गए हैं। बहुत जल्दी वो श्री ND तिवारी जी का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और मैं तो कह रहा रिकॉर्ड नहीं, अगले जो विधानसभा जो चुनाव होंगे उसमें हमारा मुख्य चेहरा आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी होंगे। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ऐसा मुख्यमंत्री भूतो न भविष्यति, जो युवा होने के साथ जिनके अंदर एक जज्बा है इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का, जिनके अंदर एक भाव है कि कुछ नया करना है, और उत्तराखंड को जो जिस प्रकार मोदी जी का संकल्प है देश को 2047 तक विकसित बनाने का, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर वो उत्तराखंड को भी 2047 तक विकसित बनाना चाहते हैं। हर क्षेत्र में अगर देखिए, मेरे यहाँ पर रोडवेज का स्टेशन आज आज़ादी के बाद तक नहीं था, आज तक वही पुराना जो बना हुआ था, बिल्डिंग बहुत जर्जर थी, उसको बनाने के लिए 9.5 करोड़ रुपये दिए। वो मेरे यहाँ अपना रोडवेज का वर्कशॉप नहीं था, उसके लिए 10 करोड़ रुपये दिए। इसी प्रकार PWD की तमाम सड़कों से लेकर के पूरे विकास के, आप हॉस्पिटलों में मैं जब हमारे धर्मपत्नी ब्लॉक प्रमुख थी, जब हम विकास खंड में जब BDC में जाते थे, तो केवल जो सबसे बड़ी परेशानी होती थी पेयजल और अध्यापकों का न होना और डॉक्टरों का नहीं होना, और इन तीनों क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम हुए। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार वहाँ पर पूरे स्कूलों में न सिर्फ 100% शिक्षक दिए, बल्कि हॉस्पिटलों में भी आज इतने डॉक्टर हैं कि कोई भी पद शायद ही कहीं रिक्त हो। तो जिस प्रकार ये बहुत ऐतिहासिक काम हर क्षेत्र में हुए, और हमारे उत्तराखंड में जिस प्रकार डेमोग्राफी चेंज हो रही थी, उसको भी एक लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, और तमाम, मैं तो कह रहा हूँ कि जो हर क्षेत्र में एक जिहादी तत्व आगे बढ़ रहे थे, उसको न सिर्फ रोका है बल्कि ऐसी शक्तियों को आदरणीय मुख्यमंत्री ने हतोत्साहित किया है, और देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे, इसके लिए उनके द्वारा बहुत भागीरथ प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में हम 2027 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से, न सिर्फ मैं तो कह रहा कि 2/3 से भी ज़्यादा सीटें जीतने में सफल होंगे। जी। प्रमोद नैनवाल जी हमारे साथ लगातार खास मुलाकात में बने हुए हैं। प्रमोद जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंबा कार्यकाल भी क्योंकि पूरा किया, और ऐसे में कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो आपको लगती है कि मैनिफेस्टो में आपने इलेक्शन के दौरान की थी और अब वो पूरी भी हुई, चाहे तो वो UCC की हो और धर्मांतरण की हो, नकल विरोधी कानून की हो, किस रूप में आप इन सभी पहलुओं को भी देखते हैं और कैसा नेतृत्व है, क्या लग रहा है? नहीं, हमारा मैनिफेस्टो है वो हमारे संविधान के जो निर्माता थे उनकी भावना थी कि पूरे देश के हर नागरिक के लिए, चाहे किसी जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र का हो, उसके लिए एक समान सिविल कानून होना चाहिए।
क्योंकि उससे पहले के जो हमारे जनप्रतिनिधि थे वो अपने वोट बैंक और अपने तुष्टिकरण की नीति के कारण इनको लागू नहीं कर पाए, जबकि हमारे संविधान में साफ रूप से लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है कि सिविल कानून कम समान सिविल कानून सबके लिए लागू होना चाहिए। तो हमारा मुझे बहुत गर्व है कि मैं उस विधानसभा का सदस्य हूँ जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यूसीसी बिल न सिर्फ लाए बल्कि उसको भारी बहुमत से पारित भी किया, और जो संविधान निर्माता हमारे थे उनकी भावनाओं का सम्मान करके हमारा उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना स्वतंत्रता के बाद जिसने यूसीसी को लागू किया। आज तमाम गुजरात से लेकर तमाम असम से लेकर तमाम राज्य हमारा अनुसरण कर रहे हैं। मुझे ये देखकर बहुत गर्व होता है। और इसी प्रकार हमारे यहाँ जिस प्रकार पिछले 9 मुख्यमंत्री हुए, उनके कार्यकाल में लगभग 16,500 लोगों को सरकारी नौकरियां मिली, और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने छोटे से कार्यकाल में 33,000 से भी ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं। सिर्फ दी नहीं हैं बल्कि भ्रष्टाचार से मुक्त नौकरियां दी हैं। कोई भी एक सिंगल आदमी भी आरोप नहीं लगा सकता है किसी नेता ने सिफारिश करके अपने रिश्तेदार को लगाया, या किसी जो कोई अयोग्य पात्र था उसको नौकरी पर लग गई, कहीं भ्रष्टाचार हुआ। कहीं भी एक लेश मात्र भी शंका होते हुए लेश मात्र भी आरोप उन पर लगाने की हिम्मत भी पक्षी के पास नहीं है। और जो पारदर्शी तरीके से जो सरकारी नौकरियां लगी हैं उनके लिए मैं उनको बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं। और जिस प्रकार युवाओं में विश्वास जगह है कि आप भैया मेहनत करो, और मेहनत के दम पर ही हमको सरकारी नौकरियां मिल सकती हैं। और न सिर्फ सरकारी नौकरी में, मैं तो कह रहा हूँ कि प्राइवेट क्षेत्र में भी जिस प्रकार हमारे यहाँ पेरोल का कलेक्शन करके उसे कोयला बना करके और वहाँ की उसको तमाम उसका व्यावसायिक उपयोग करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हमारे क्षेत्र के हजारों की संख्या में हमारी बहनें, हमारे युवा आज पेरोल कलेक्शन करके उसका व्यावसायिक उपयोग करने के लिए निरंतर वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, और वो आगे भी बढ़ रहा है। उनको मजदूरी दी जा रही है, और यहाँ पर पेरोल से संबंधित जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो लगाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो हमारा होम स्टे का जो कार्यक्रम है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत से हज़ारों की संख्या में युवा घरों में होम स्टे लगा करके हमारे पर्यटकों को न सिर्फ आकर्षित कर रहे हैं बल्कि रोजगार का भी सृजन कर रहे हैं। इसी प्रकार जड़ी बूटी से लेकर तमाम क्षेत्रों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक विजनरी उनका जो प्रयास है वो निरंतर रंग ला रहा है, और उत्तराखंड प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विधायक जी, किस तरह की तैयारियां हैं 2027 को लेकर के आप लोगों की, और लगभग ये जो 4.5 साल का कार्यकाल रहा आपका, किस तरह के काम क्षेत्र में हुए हैं, जनता से किस तरह की ट्यूनिंग रही है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? नहीं, मैं जो मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है वास्तव में उत्तराखंड को पुनः देवभूमि के पथ पर आसीन करना है। जो उसमें जो जिस प्रकार यहाँ का जो एक पहचान है कि देवभूमि है, तो इसी के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे अनुरोध पर हमारे यहाँ बहुत से ऐसे प्राचीन मंदिर थे जो जनता की नज़रों से एक प्रकार से ओझल हो गए थे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मीटिंग की, मैंने उनसे अनुरोध किया कि मेरे यहाँ के कुछ जो बड़े मंदिर हैं जो जिनकी बहुत प्रतिष्ठा है, चूँकि उनका विकास कार्य नहीं हुए हैं, उनमें हमारे जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए आप उसमें काम करिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए 1 दर्जन से भी जो हमारे यहाँ बड़े मंदिर थे, जो बहुत प्रतिष्ठित मंदिर थे, उनमें बहुत अच्छा 1 करोड़ तक का काम कराने का काम किया, बल्कि एक में तो 1,59,00,000 भी देने का काम किया है। जैसे हमारे यहाँ माँ जिया रानी का बहुत प्राचीन मंदिर था, वो बहुत जीर्ण स्थिति में था, वहाँ पर बिजली तक नहीं थी, वहाँ पर पेयजल की भी समस्या थी। तमाम समस्या को दूर करते हुए उसके लिए सब 75 लाख के करीब धनराशि देने का काम किया। इसी प्रकार हमारे यहाँ मांजला देवी मंदिर का बहुत बहुत प्राचीन मंदिर है मेरी विधानसभा क्षेत्र में, तो उसके लिए 1,59,00,000 रुपये दिए। इसी प्रकार राजा हरु सिंह हीत जी का बहुत बड़ा मंदिर है हमारे भिकियासैंण में, तो उसके लिए 94 लाख रुपए देने का काम किया। हमारे बिनसर महादेव मंदिर बहुत विशाल मंदिर है, और काफ़ी पर्यटक वहाँ पर आते हैं, उसके भी डेवलपमेंट के लिए लगभग 65 लाख रुपए देने का काम किया। इसी प्रकार 1 दर्जन से भी ज़्यादा मंदिर, हमारा सिलोर देवी का मंदिर, सिलोर महादेव का मंदिर है, वो लगभग 600 साल पुराना मंदिर है, और वो बताते हैं कि 200 साल पहले उसमें कभी सुधार का काम हुआ था, उसके बाद किसी ने उसकी सुध नहीं ली थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें घाट निर्माण के लिए, चूँकि गगास नदी के किनारे है, उसमें घाट निर्माण के लिए, मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए, पर्यटकों के रुकने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए हैं, और वहाँ पर काम चल रहा है। इसी प्रकार हमारे तमाम जो नवाड़ मंदिर है, इसी प्रकार हमारा आपका चमड़ खान का मंदिर है, इन तमाम मंदिरों में भी पैसे दे करके उसके सौंदर्यकरण करने का काम किया है। मैं तो कह रहा हूँ कि वास्तव में हमारे असली धर्म रक्षक उत्तराखंड में कोई हैं, पुष्कर सिंह धामी जी हैं।
इससे पर्यटन कितना बढ़ा है? पहले आप जो देखते होंगे कि पर्यटक कम है, या फिर अब कितना बढ़ा है इससे, और कितना फ़ायदा भी मिल रहा है? रोज़गार के क्या साधन उपलब्ध हो पा रहे हैं ऐसे में? नहीं, इसी के साथ ही साथ निश्चित रूप से, क्योंकि लोगों का जो हमारे अभी तक जो हमारे ये जैसे माँ जिया रानी का मंदिर है, शिलोर महादेव का मंदिर है, इसी प्रकार बिनसर महादेव का मंदिर है, तो लोगों का जो हमारे लोकल, चूँकि हमारे जितने लोग हमारे उत्तराखंड में रहते हैं, उससे ज़्यादा कहीं बाहर रहते हैं। चूँकि बहुत पलायन की दर बहुत ज़्यादा थी, पलायन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो अब उन लोगों का ध्यान इधर आकर्षित हो रहा है कि मेरे से बहुत से लोग मिले, उन्होंने कहा, जिया रानी माता का मंदिर वो बन गया क्या वहाँ? हमने तो सुना था अपने बाप दादा से कि हम वहाँ जिया रानी माता का पुराना मंदिर है। जब वो रोहेलू से लड़ने के लिए जाती थी तो उसी रास्ते से रुकती थी, वहीं पर उनका उनके जो, चूँकि वो कुल देवी है हमारे क्षेत्र की, तो लेकिन उनका कोई छोटा सा, एक बहुत छोटा सा पत्थरों का मंदिर हुआ करता था, जिसमें एक पुजारी भी मुश्किल से बैठ पाता था। आज वो भव्य बन गया, तो उसे देखने के लिए लोग आ रहे हैं। इसी प्रकार शिलोर महादेव मंदिर, जिसके भी पौराणिक पुराणों में जिसका जिक्र है, तो ऐसे मंदिर फिर वहाँ के लोकल लोगों की जागरूकता बढ़ने के साथ ही साथ उनकी हमारी बात भी हुई है। हमारे परमार्थ निकेतन के महाराज जी, उनसे भी वहाँ के मंदिर कमेटी की बात हुई है, और तमाम जो योग शिविर लगाते हैं उन लोगों से बात हुई है, और चल रहा है, इसमें बातचीत चल रही है। बहुत जल्दी बाहर के जो हमारे आध्यात्मिक जो पर्यटन के से जो संबंधित लोग हैं, जो आध्यात्मिक पर्यटन पे विश्वास रखते हैं, जो उनके यात्री हैं, उनका आना वहाँ शुरू होगा, उनसे बातचीत चल रही है, और निश्चित रूप से आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के इन प्रयासों से हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो 2027 में क्या कुछ लक्ष्य लेकर के चल रही है पार्टी, और आपका क्या कुछ लक्ष्य है कि इस बार के वोट परसेंटेज को बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, या फिर पब्लिक की क्या कुछ डिमांड है, और 4.5 सालों में कितना विधायक जी ने काम किया, कितने खरे उतरे उम्मीदों पर? नहीं, अब चूँकि मैंने तो चुनाव से पहले भी जो मेरा संकल्प पत्र था वो जारी किया। कल मैंने अचानक वो निकाला, मैंने कहा देख लूँ। तो मैंने उनसे कहा था कि जो रामनगर से जो रानीखेत और भूजान को जोड़ने वाली जो भतरोज खान से होते हुए बद्रीनाथ तक सड़क जाती है रामनगर को, उसमें हॉट मिक्स नहीं हुआ था 17-18 सालों में। उसमें हॉट मिक्स कराने का काम माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे आदरणीय टम्टा जी ने, आदरणीय अजय टम्टा जी ने, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनके आशीर्वाद से हुआ। और उसके चौड़ीकरण के लिए भी, उसको 1.5 लाइन बनाने का, 11 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का टेंडर हो गया, उसके उसके मुआवजे का पैसा आ गया है। बहुत जल्दी उसमें निर्माण कार्य आरंभ होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। वो हमारा बहुत बड़ा सपना है कि वो रोड जब हमारी डबल लेन हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर्यटकों का आना जाना तो बढ़ेगा ही, और सुगम भी हमारा ये मार्ग होगा। चूँकि रामनगर से दूसरा मार्ग कैंची धाम जाने के लिए भी बहुत हमारा शॉर्ट मार्ग भी है, और अच्छा है, जब इसमें अच्छी चौड़ी सड़क बन जाएगी तो हमारा पर्यटन बढ़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक तैयारी की बात है, तो पहले दिन से ही मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे ही चुनाव जीते उसके अगले दिन से ही हमको संगठन से भी निर्देश हो जाता है कि जनता के सुख दुख में हमेशा जाना है। और मेरा तो प्रवाह लगभग कार्यकाल, पूरा 4.5 साल का कार्यकाल जनता के बीच प्रवास पे बीता है। सुख में दुख में हमेशा मैं जनता के बीच में रहता हूँ। और हाँ, एक बहुत ही पिछले दिनों बहुत एक दुखद घटना हमारे यहाँ हुई। हमारे यहाँ एक बस गिर गई थी, जो विनायक मेरे विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ से रामनगर की तरफ जा रही थी, तो 7 लोगों की मौत हो गई। उसमें 2 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल थे। तो वहाँ की जब हमने चिकित्सकों की टीम आई, उन्होंने कहा कि अगर इन्हें 1.5-2 घंटे में अगर इनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हुई तो उनकी जान बचना बहुत मुश्किल है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से, धन सिंह जी से, हमारे माननीय मंत्री सांसद और हमारे केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा जी से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने तुरंत एक नहीं बल्कि 2-2 हेलीकॉप्टर भेज दिए उन गरीब जनता के लिए, जिसको कि एक डॉक्टर मिलना, अच्छा डॉक्टर मिलना मुश्किल हो जाता है, उनके लिए वहाँ 2-2 हेलीकॉप्टर भेज करके उनका एम्स में इलाज कराया। और उससे पूरा क्षेत्र की जनता का दिल हमारी सरकार ने जीता है, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे प्रदेश नेतृत्व है, इनने जीता है। और निश्चित रूप से जनता इसको अप्रिशिएट करती है, इसका सम्मान करती है भावनाओं का, और उनको लगता है कि आज कोई वास्तव में कोई विधायक बने हैं तो भाजपा के विधायक कैसे होने चाहिए, ये एक उदाहरण प्रस्तुत किया है जनता का, ऐसा मानना है। ऐसे मुख्यमंत्री और हमारे सांसद जी ने जिस प्रकार अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से साबित किया है कि जनसेवक कैसा होना चाहिए, मुझे लगता है कि 2027 में वास्तव में हम 2/3 से भी ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे। जी, धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्रमोद नैनवाल जी हमारे साथ थे आज खास मुलाकात में, जिन्होंने राज्य के और केंद्र के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत की, अपनी राय रखी, और 2027 की क्या कुछ रूपरेखा है उस पर भी उन्होंने हमारे साथ चर्चा की। खास मुलाकात में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।